जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम शब्दभेद के उस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं जहां पर लिंग, वचन, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात अविकारी शब्दों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं जो विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द कौन कौन से थे? हमने विकारी शब्दों की श्रृंखला में सबसे पहले पढ़ा था संज्ञा शब्द को, फिर हमने दूसरा पढ़ा सर्वनाम को, तीसरा हमने देखा विशेषण शब्दों को, और चौथा फिर हमने पढ़ा क्रिया को। साथ में इनमें होने वाले विकार, लिंग को देखा, वचन को हमने पढ़ा, साथ में ही हमने काल को भी पढ़ा। और लिंग, वचन, काल के साथ साथ हमने कारक के भी रूप देखे। कारक अर्थात जब आप किसी संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो प्रयोग के दौरान में हमें कैसे पता चलेगा कि वह वाक्य में किस रूप में कार्य कर रही है या उसका क्रिया से कैसे संबंध है। तो इसलिए हमने किसको पढ़ा? कारक को भी पढ़ा। अब लिंग, वचन, कारक इन सब का जिनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो शब्द कहलाते हैं अविकारी, अर्थात जिनमें कोई परिवर्तन ना हो, कोई विकार ना हो, इन्हें हम अव्यय कहते हैं। और अव्ययी भाव समास का निर्माण भी इन्हीं अव्यय पदों के कारण होता है। ठीक है, तो हम समास के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप नेट का पेपर दें, JRF दें, असिस्टेंट प्रोफेसर दें, मध्य प्रदेश का दें, यूपी का दें, हरियाणा का दें या फिर राजस्थान का दें, जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको भाषाई ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर मैं बात करूं तो पेपर नंबर 5 और 6 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी हिंदी में पकड़ अच्छी होनी चाहिए। साथ में वनडे एग्ज़ाम की अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग सभी एग्ज़ामों में 20 से 25 नंबर की हिंदी पूछी ही जाती है। अभी वन रक्षक, जेल प्रहरी का एग्ज़ाम होगा, उसमें 20 से 25 नंबर की हिंदी आपकी आती है अगर पुराने पैटर्न से चलें तो। चलिए आ जाइए, सबसे पहले चर्चा करें अविकारी शब्द होते क्या हैं। अविकारी शब्द अर्थात जिनमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो, जिसमें क्या उत्पन्न नहीं होता? विकार उत्पन्न नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। तो अविकारी शब्द से तात्पर्य क्या है? जिनमें ना तो लिंग संबंधी परिवर्तन हो, ना तो वचन संबंधी परिवर्तन हो, ना ही काल संबंधी परिवर्तन हो, और ना ही वह कारक के अनुसार अपने रूप बदले। तो सदैव एक से प्रयुक्त होते हैं, एक सी चीज़ें आती हैं, है ना, उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो यहाँ लिखा है राम टहलता है। टहलता है क्रिया है, ठीक है, टहलता है क्या है? क्रिया है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? धीरे धीरे। तो राम टहलता है, कैसे टहलता है? धीरे धीरे। यदि राम की जगह मैं क्या लिख दूं? सीता लिख दूं। अब सीता धीरे धीरे क्या करती है? टहलती है। देखिए क्रिया में परिवर्तन हो गया। यदि मैं वे सब लिख दूं, है ना, या राम और मोहन लिखूं, तब भी क्या होगा? टहलता है की जगह क्या हो जाएगा? टहलते हैं। ठीक, लेकिन धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब मैंने कर्ता एक वचन रखा तब भी क्रिया में परिवर्तन हुआ, किंतु किसमें परिवर्तन नहीं हुआ? इस शब्द में। जब मैंने कर्ता को बहुवचन कर दिया तब क्रिया में परिवर्तन हो गया, किंतु इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब कर्ता को मैंने क्या किया? मैंने स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर दिया, तब भी क्रिया में परिवर्तन हुआ, लेकिन इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अविकारी शब्द कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? अविकारी शब्द। अब यह प्रश्न चिन्ह हो जाता है कि यह अविकारी शब्द है, पर कौन सा है? क्योंकि अविकारी शब्दों में हमने पढ़ा था शब्द भेद पढ़ते समय कि क्रिया विशेषण भी होते हैं, संबंध बोधक भी होते हैं, समुच्चय बोधक भी होते हैं, विषम आदि बोधक भी होते हैं। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम समझ लें कि क्या है अविकारी शब्द। परिभाषा क्या लिखी है?
अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक या काल का कोई बदलाव का संबंधी कोई बदलाव नहीं होता। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय मतलब जिसका व्यय ना हो, खर्चा ना हो, परिवर्तन ना हो, इसलिए क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। उदाहरण के लिए अब, कब, क्यों, ठीक है, में, पर, हाँ, नहीं, बहुत सारे शब्द। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चल, अब हम पढ़ते हैं अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्दों में पहला आता है हमारे पास में क्रिया विशेषण, दूसरा है हमारे पास में संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। एक एक शब्द में यदि मैं इनके बारे में हम चर्चा करें एक एक शब्द में, तो क्या है? यहां पर लिखा है क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाला। जैसे विशेषण पढ़े थे, जो शब्द क्या कर दे? क्रिया की विशेषता बताए। संबंध बोधक, ठीक है, किसी संज्ञा का, वाक्य में उपस्थित किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम का क्या करेगा? संबंध बताएगा। किसके साथ में? अन्य शब्दों के साथ। अन्य शब्द कुछ भी हो सकता है, अन्य शब्दों के साथ क्या बताएगा? संबंध बता देगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? संबंध बोधक। समुच्चय बोधक क्या है? जो शब्दों, वाक्यांशों या फिर उपवाक्यों को जोड़ने का काम करे, उसका समुच्चय बना दे, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। मनोभावों को प्रकट करने के लिए आप जिन अविकारी, मतलब जिनमें लिंग, वचन, काल का कोई प्रभाव न पड़े, उनका आप करें, तो हम क्या कह देते हैं? उन्हें हमारे पास विस्मयादि बोधक कहते हैं। एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है किसको? क्रिया विशेषण को, फिर संबंध बोधक को, फिर समुच्चय बोधक को और फिर विस्मयादि बोधक को। चलिए चर्चा करते हैं, आ जाए। क्या लिखा है? अर्थ, परिभाषा एवं उदाहरण किसके? क्रिया विशेषण के। क्रिया विशेषण के बारे में जानते हैं। आप जिस तरीके से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता किसी शब्द से बता रहे थे, उसे विशेष बनाने के लिए, तो उसे हमने क्या कह दिया? विशेषण कह दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसे शब्द का प्रयोग करें जो क्रिया की विशेषता बताए। किसकी? क्रिया की विशेषता। अब क्रिया की विशेषता बताएगा, मतलब द वर्ड हु आइडेंटिफाई द वर्ब। क्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्ब। तो द वर्ड हु आइडेंटिफाई द वर्ब, हर वह शब्द जो क्रिया को क्या कर दे? विशेष बना दे, उसका परिचय दे, उसके बारे में जानकारी दे, वह शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। यह एक ऐसा अविकारी शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताता है। क्या करता है? क्रिया की विशेषता बताता है। दूसरे शब्दों में कहें, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है, उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के रूप में हिरण तेज भागता है। एक शब्द है हिरण, दूसरा है तेज, तीसरा है भागता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा हिरण क्या है? संज्ञा है। हिरण क्या है? संज्ञा है, पहली चीज। भागता है संयुक्त क्रिया है। भागता क्या है? संयुक्त क्रिया है। इस क्रिया से प्रश्न कर लें तो यह संज्ञा, ठीक है, भागने की क्रिया किसने की? हिरण ने। तो यह संज्ञा क्या है? कर्ता कारक है। यह संज्ञा कैसी है? कर्ता कारक है, क्रिया को करने वाले। अब बताइए ये तेज क्या है? तेज हिरण है कि तेज भागता है? यदि मैं आपसे पूछूं यह तेज शब्द किसके लिए लगा है? हिरण के लिए लगा है कि भागते के लिए? भागने के लिए। आप कभी भी भाषा में फंस जाएं और आप उस शब्द से प्रश्न करें कि भाई साहब आप कौन हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, किस लिए आए हैं, वो उत्तर खुद दे देता है। आप एक बार प्रयास करके देखें। जैसे मैंने पूछा तेज तुम कौन हो, किसके लिए आए हो? तेज हिरण है। हिरण तेज है, इसका मतलब वो लड़ता होगा, क्योंकि तेज शब्द का प्रयोग हम गुस्से के लिए करते हैं। हिरण अगर तेज है तो हमने क्या बोला? हिरण तेज है? नहीं साहब, हिरण तेज नहीं है। भागता है क्या तेज? हाँ जी भागता है। अर्थात भागता है क्या है? क्रिया है। और यह तेज शब्द किसके लिए आया? इसके लिए। अर्थात यह तेज क्या है? तेज क्या है? क्रिया विशेषण है और यह अविकारी है। हिरण की जगह आप मनोज लिख दो, तेज भागता है। मीना लिख दो तो तेज भागती है। मनोज और मीना तेज भागते हैं, तो क्या लिखोगे? भागते हैं। ये, लेकिन इस तेज में कोई फर्क नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यह अविकारी है और क्रिया विशेषण है।
तो क्रिया विशेषण क्या होता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखो, वह जल्दी आया, आया क्रिया है, कैसा आया, जल्दी आया। तो यहां पर आया की विशेषता कौन बता रहा है, क्रिया की, जल्दी बता रहा है। वह यहां बैठता है, तो यहां बैठता है, तो बैठता है क्रिया है, और यहां क्या बता रहा है, क्रिया के स्थान के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो चलिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है, क्रिया विशेषण को पढ़ने के लिए हमारे पास में 3 आधार हैं वर्गीकरण करने के लिए। अमूमन आपने देखा होगा कि कालवाचक क्रिया विशेषण है ना, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर एंड एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो आप इसे हिंदी में कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। लेकिन यह आधार है अर्थ के आधार पर, हमें केवल एक आधार में नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप 2 और आधार नहीं पढ़ोगे तब तक आप कई बार क्रिया विशेषण को नहीं पहचान पाओगे। क्यों? क्योंकि कुछ क्रिया विशेषण ऐसे हैं जो संज्ञा से बन जाते हैं। तब कई बार हम सर्वनाम का भी प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम विशेषण शब्द का भी प्रयोग क्रिया विशेषण के लिए कर देते हैं। फर्क इतना है कि कोई भी संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम जब क्रिया विशेषण के रूप में काम करता है तो वह अविकारी हो जाता है, मतलब लिंग वचन काल का कोई परिवर्तन नहीं पड़ता। यही तो इसकी पहचान है। तो हमें तीनों आधारों में पढ़ना पड़ेगा। अर्थ के आधार पर जितने भी क्रिया विशेषण हैं उनको हमने अर्थ के आधार पर पढ़ना है पहले, फिर उन्हीं सबको हमने रचना के दृष्टिकोण से पढ़ना है, फिर प्रयोग के दृष्टिकोण से पढ़ना है। ये तीनों महत्वपूर्ण है। यदि इस तरीके से आप क्रिया विशेषण पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी में भी दिक्कत जाती है अगर आपको, हिंदी में आप समझेंगे बड़े आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आ जाए। तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे किसके दृष्टिकोण से, अर्थ के दृष्टिकोण से। 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद। हालांकि मैं 5वां भी आपको पढ़ाऊंगा, है ना। कुछ किताबें मानती हैं, कुछ नहीं मानती, लेकिन मैं 5वां अमूमन देखने को नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए, अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण से क्या तात्पर्य है? अर्थ की दृष्टि से मतलब आपने क्रिया विशेषण का प्रयोग किया और अर्थगत वह हमें क्या बता रहा है? क्या क्रिया के होने के स्थान के बारे में बोध करा रहा है, उसकी स्थिति के बारे में बोध करा रहा है, क्रिया की दिशा का बोध करा रहा है, क्रिया के समय का बोध करा रहा है, क्रिया के काल अर्थात अवधि, समय और उसकी बारंबारता का भी बोध करा सकता है, क्रिया के रीति अर्थात ढंग किस प्रकार से हो रही है, नहीं हो रही तो निषेध तो नहीं बता रहा है, आवश्यकता बोधक हो सकती है, ठीक है, और प्रकार बोधक होती है, निषेधवाचक, ऐसे बहुत सारे हम भेद पढ़ेंगे। तो अर्थ के दृष्टिकोण से कहने का तात्पर्य है कि हम क्रिया विशेषण के माध्यम से काल के बारे में, क्रिया के स्थान के बारे में, परिमाण के बारे में या उसके रीति अर्थात ढंग के बारे में पढ़ते हैं। यही तात्पर्य है क्रिया के अर्थ के दृष्टिकोण से। तो हमारे पास कितने भेद हैं? 4, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। चर्चा करेंगे एक एक करके इनकी। सबसे पहले आ जाते हैं अर्थ के दृष्टिकोण से स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है? जब आप क्रिया के होने की स्थिति का बोध करा दें, स्थान का बोध करा दें या दिशा का बोध करा दें, कि जैसे मोहन मेरे पीछे बैठा है तो स्थान, मीना मेरे बगल में चल रही है, बगल में, दिशा आपने बता दिया। मोहन आगे दौड़ रहा है, दिशा है। तो दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है? आगे दौड़ रहा है। बैठा है, कहाँ बैठा है? पीछे बैठा है। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? ऊपर खेल रहे हैं। मैंने आपको अधिकरण कारक भी बताया था, तब मैंने आपको बताया था अधिकरण कारक क्रिया का आधार कहलाता है ना। चलिए, जिन क्रिया विशेषण अविकारी शब्दों से क्रिया के व्यापार के स्थान, है ना, स्थिति या दिशा का पता चले, उसे हम क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध करा दें। स्थान से तात्पर्य केवल स्थान से नहीं है, स्थान, स्थिति और दिशा से भी है ना। कई बार इसके अगर भेद पूछ लें तो आप याद रखिएगा, एक दिशावाचक होता है। कौन सा वाचक? दिशावाचक। हर चीज लिखने की नहीं होती, इसलिए मैंने लिखा नहीं। एक दिशावाचक और दूसरा होता है स्थितिवाचक। स्थिति से तात्पर्य स्थान से ही है, ठीक है। जैसे कौन कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? यहाँ,
वहाँ, है ना, यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर, दूर, पास, अंदर, किधर, इस ओर, उस ओर, इधर, उधर, जिधर, बाएं, दाएं, दाहिने आदि, है ना। तो आपने क्या प्रयोग किया? इन शब्दों का प्रयोग किया। जैसे मोहन वहां रहता है, तो आपने क्या किया? वहां रहता है, इशारा किया आपने, और क्रिया के बारे में बता दिया। मूल रूप से यह सर्वनाम है, लेकिन अभी काम क्या कर रहा है? क्रिया विशेषण का। जैसे बच्चे नीचे खेल रहे हैं, है ना, पिताजी ऊपर बैठे हैं, मोहन आगे दौड़ रहा है, बच्चे भीतर पढ़ रहे हैं, है ना, छात्र बाहर खेल रहे हैं, ठीक है, मोहन दूर जा रही है, मनोज पास आ रहा है ना, महेश अंदर चला गया या अंदर जा रहा है, तुम किधर जा रहे हो? प्रश्न, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या पूछते हो? दिशा, स्थिति और स्थान का बोध कराते हो। आपको एक ही प्रश्न करना है उस शब्द से, क्या आप क्रिया का परिचय दे रहे हो? क्रिया की, है ना। जैसे बच्चे ऊपर क्या कर रहे हैं? खेलते हैं। तुम बाहर बैठो, तो बैठो क्रिया है, कहाँ? बाहर। बैठा है कहाँ? ऊपर। इसका मतलब क्या है? आप या तो स्थिति का बोध कराते हो या तो आप दिशा का बोध कराते हो। इसे हम क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। अंग्रेजी में कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण, बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से अंग्रेजी के दो कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर कर दूंगा आपके। ठीक है, अर्थ के दृष्टिकोण से हमारे पास में दूसरा है, कौन सा आधार? कालवाचक क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर हमें क्या पढ़ना है? काल। काल से तात्पर्य क्या है? पिछली कक्षा में जब मैं आपको काल पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक टेबल बनाई थी ऐसे करके, है ना, एक टेबल बनवाई थी। मैंने कहा था कि यहां से यहां तक आप टेबल बना लें ऐसे तराजू टाइप का, और ये प्रेजेंट टेंस है, या प्रेजेंट की जगह मैं वर्तमान लिख देता हूं। ये क्या है? वर्तमान है। जो बीत गया मैंने कहा था भूत है, और जो आने वाला है वह क्या है? भविष्य है। हमने ऐसे ही पढ़ा। पिछली कक्षा में बताया था कि 2025 वर्तमान भी है, भूत भी है और भविष्य भी है। आज की अगर मैं बात करूं तो आज वर्तमान भी है, भूत भी है और भविष्य भी है। कैसे, मैंने आपको समझा दिया था। नहीं है पुरानी कक्षा जाके आप देखिए, पुनः पढ़िए आप काल को। तो मैंने ऐसे पॉइंट बनाए थे और सिंस और फॉर को समझाया था, आगे भी और पीछे भी। और मैंने बताया था कि वर्तमान में पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है तो शून्य होता है, होती नहीं, अवधि नहीं होती। ठीक, तो हम काल को कितने रूप में बताते हैं? एक ऐसे जब अवधि के बारे में बताएं, मतलब उसमें एक ड्यूरेशन हो। एक हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात बताएं। क्या बताएं? पॉइंट ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और एक हम ये बता सकते हैं रिपीटेशन ऑफ वर्क फ्रीक्वेंसी। क्या हो सकती है? रिपीटेशन ऑफ वर्क फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई कार्य बार बार हो रहा है। बड़ा अच्छा अंग्रेजी का कॉन्सेप्ट है। तो हम उस आधार पर पढ़ेंगे। तो जब आप क्रिया के बारे में बताओगे तो यह तो समय के बारे में बताओगे। किसके बारे में बताओगे? समय के बारे में। तो मैंने क्या बता दिया? समय के बारे में। या तो अवधि के बारे में बताऊं, या तो पौनः पुण्य बोधक। नाम बड़ा है लेकिन काम छोटा है ना, इतना भयंकर नहीं है। जो है ना, हमेशा देखना होशियार चंद गधा ही होता है और बुद्धू राम होशियार होता है। तो नाम पे कभी मत जाएं। ये लिखा है पौनः पुण्य बोधक, इतना भयंकर नाम है लेकिन है कुछ भी नहीं। देखो, समय का बोध कराना। समय का बोध मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताना। कोई क्रिया हो रही है और उसके हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें। क्रिया विशेषण एडवर्ब में आप पढ़ते होगे, अंग्रेजी में आप पढ़ोगे। ठीक है, मोहन आज आएगा, मीना कल जाएगी, पिताजी परसों आएंगे, मोहन अब नहीं आएगा, मोहन तब चला जाएगा, मैं सुबह घूमने जाऊंगा, तुम सवेरे घूमने जाओगे, मीना शाम को पढ़ेगी, ये शाम में पढ़े। तो हमने क्या बताया? या शाम को पार्टी है। तो आपने क्या किया? इन शब्दों का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि आपने पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताई। किसके बारे में? पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब आप किसी बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं, है ना, तो
आप सिंस भी लगाते हैं, मैंने कई बार बोला प्रीपोजिशन का आप प्रयोग करते हो, तो एडवर्ब का आप प्रयोग करो। टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, किसकी बात करें? पॉइंट ऑफ टाइम की, उसे हम कहते हैं समय बोधक। फिर आता है पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अवधि। अगर आपको कभी दिक्कत समझ में आए या परेशानी तो आप याद रखिएगा, कैलेंडर में जो जो लिखा है, कैलेंडर में जो जो लिखा है, जो आप देख पा रहे हो घड़ी पे, है ना, घड़ी में जो जो है वो सब पॉइंट ऑफ टाइम है, और जो जो नहीं लिखा है वो पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक, जैसे मीना 2 घंटे से पढ़ रही है, तो 2 घंटे से पढ़ रही है, तो पढ़ रही है कब से? 2 घंटे से। रात भर, आजकल एक ड्यूरेशन है, अभी तक या अब तक मोहन नहीं आया, कभी कभी एक ड्यूरेशन होती है, दिन भर, रात भर, कभी भी, इसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। इसे हम क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें क्या है? अवधि, गैप है। तो आप अवधि से बताते हो कई बार क्रिया की विशेषता। फिर आता है पौनः पुण्य बोधक, है ना, एवरी का कॉन्सेप्ट आता है ना, अंग्रेजी में आप एवरी का यूज करते हो, जब रिपीटेशन ऑफ वर्क फ्रीक्वेंसी हो तो आप क्या करते हो? एवरी शब्द का यूज करते हो क्रिया को बताने के लिए। एवरी डे, रोज, प्रतिदिन, हर बार, बार बार, लगातार, निरंतर, कई बार। अर्थात जब क्रिया बार बार हो, आदतन रोज हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं? पौनः पुण्य बोधक, जिसके लिए अंग्रेजी में आप एवरी शब्द का प्रयोग करते हो। बस ये 3 चीजें हैं, याद रखिएगा। मैंने आपको बड़े अच्छे से इसको समझा दिया है कि हमारे पास में जिन आविकारी शब्दों से क्रिया व्यापार के काल, अर्थात उसके समय की, है ना, उसकी समय की, अवधि की, या उसकी बारंबारता का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम अंग्रेजी में कहते हैं। जैसे आज बरसात होगी, ठीक है, राम कल मेरे घर आएगा, वह कल आया था, तुम अब जा सकते हो, अब जा सकते हो। तो आपने क्या बता दिया? समय के बारे में बताया, क्रिया के होने के समय, अवधि या उसकी बारंबारता के बारे में बताती। जैसे मोहन प्रतिदिन शाला जाता है, तो प्रतिदिन क्या है? अविकारी शब्द है जो क्रिया की विशेषता होता है। चलिए अगला है रीतिवाचक। और देखिए रीतिवाचक के बहुत सारे भेद हैं। प्रश्नवाचक है, अर्थात क्रिया से क्यों जा रहे हो। निश्चयवाचक है, अवश्य जाऊंगा। प्रकार बोधक है, मोहन धीरे धीरे खाता है। कैसा खाता है? धीरे धीरे। मीना तेज दौड़ती है, तेज प्रकार बोधक है। मोहन अचानक गिर गया, अचानक प्रकार। निषेधवाचक, नहीं जाऊंगा, मत बैठो, निषेधवाचक है। ऐसे करके रीति से तात्पर्य क्या है? ढंग, अर्थात रीति से तात्पर्य क्या है? ढंग, क्रिया के होने के ढंग के बारे में बताएं। जिन आविकारी शब्दों से क्रिया की, या जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति या विधि, अर्थात क्रिया के होने के ढंग के बारे में पता चले, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सचमुच, ठीक, अवश्य, कदाचित, ऐसे वैसे, सहसा, तेज, धीरे, झूठ, ध्यानपूर्वक, हंसते। मोहन ध्यानपूर्वक पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? ध्यानपूर्वक, प्रकार बोधक। मीना तेज दौड़ती है, प्रकार बोधक। मैं नहीं जाऊंगा, निषेधवाचक। मत बैठो, निषेधवाचक। अवश्य जाऊंगा, स्वीकार बोधक। ठीक है, चलिए तो उदाहरण के रूप में, ठीक है, काले बादल अचानक घिर आए, इसको लिखना चाहिए, काले बादल। फिर क्या आएगा? यहां आएगा अचानक, अचानक घिर आए। ठीक है, हरीश ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है। रमेश धीरे धीरे चलता है, वह तेज भागता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, या धीरे चलता है या धीरे धीरे चलता है। तो आपने क्या बता दिया? क्रिया के प्रकार के बारे में बताया कि क्रिया किस प्रकार से हो रही है ना, उसको निषेध। नहीं जाऊंगा, कल पार्टी में जाओगे? नहीं जाऊंगा। अब आपने ये जाऊंगा क्या है? क्रिया है, और नहीं क्या बता दिया? निषेध कर दिया। तो नहीं क्या होता है? निषेध, एक क्रिया विशेषण है, ठीक है, जिसका सबसे ज्यादा आप प्रयोग करते हो। मम्मी कहती धनिया लाओ, नहीं लाऊंगा, परिमाणवाचक। अब देखिए, जैसे क्रिया विशेषण से पहले हमने विशेषण को पढ़ा था, तो हमने परिमाणवाचक बोला था। तो परिमाणवाचक में हमने क्या पढ़ा था कि विशेषण में हमने या तो निश्चित रूप से बताया या अनिश्चित रूप से, लेकिन संज्ञा और सर्वनाम के लिए हमने एक पैरामीटर डिसाइड किया, उसकी भाई यूनिट है, इकाई है।
तो हम नाप लेते थे 1 मीटर, 2 मीटर, 1 किलो, 100 ग्राम, 10 ग्राम, पाव भर, जो भी है नाप लिया। अब यहाँ पर क्रिया के लिए हम कोई पैरामीटर ऐसा नहीं है, हम केवल कम ज़्यादा अधिक उसकी मात्रा बताते हैं, कम ज़्यादा में, पर्याप्ति में। तो परिमाणवाचक से तात्पर्य क्रिया के परिमाण के बारे में बताना। किसके बारे में? परिमाण के। जिन आविकारी शब्दों से क्रिया के परिमाण और उसकी संख्या का पता चलता है तो उसे परिमाणवाचक। हालांकि संख्या का पता तो नहीं चलेगा, फिर भी लिख दिया है, पर कुछ एक दो ऐसे वाक्य बन सकते हैं, जैसे बहुत, अधिक, पूर्णता, कुछ, थोड़ा, काफी, केवल, इतना, उतना, कितना, थोड़ा, एक एक करके, जरा, खूब, तिल। तिल तिल भी हो सकता है, तिल तिल, पल 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 पल। अब समझिए कैसे। देखिए, अधिक पढ़ो, ज्यादा सुनो, कम बोलो, अधिक पियो। तो देखो हम कम ज्यादा में पढ़ते हैं। जैसे मैं कहा पर मोहन खूब खाता है, खूब खाता है। अब मोहन खूब खाता है भाई, पेटू है, अधिक खाता है, खूब खाता है, ठीक है। मोहन, जैसे मैंने कहा मोहन पल पल तड़फ रहा है। क्या कर रहा है? तड़फ रहा है, क्रिया है। कैसा तड़फ रहा है? पल पल। इसे बोलते हैं, ठीक है, परिमाण में क्रमवाचक। पर्याप्ति बोधक, खूब खाया, बहुत खाया। अब आपने क्या कर रहे हो? परिमाण बता रहे हो। जैसे मैंने कहा मीना तिल 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 दुख भोगती है। दुख भोगना क्या है? क्रिया हो गई, नाम धातु क्रिया, दुख भोगना, है ना। तो तिल तिल, पल पल ऐसे शब्द बोलते हैं, है ना। खाने की क्रिया आ रही है तो परिमाण है कि मीना थोड़ा खाती है। कितना खाती है? थोड़ा। मीना थोड़ा खाती है। खाने की क्रिया है, कैसी है? थोड़ी है, तो थोड़ा खाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? परिमाण। और इसे हम पर्याप्ति बोधक भी बोलते हैं, क्रमवाचक भी बोलते हैं, क्रमवाचक भी होता है ना। पर्याप्ति, पूर्णता, है ना, ऐसे हो जाता है। अब आ जाते हैं अगला हमारा। तो इस तरीके से हमने 4 पढ़ लिए थे, है ना। अब हमें पढ़ना है उन्हीं सब क्रिया विशेषण को किसके आधार पर? प्रयोग के दृष्टिकोण से। प्रयोग मतलब जब आप क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं तो उनकी प्रकृति क्या होती है, किस तरीके से वह हमें परिणाम देते हैं, है ना, और किस तरीके से वह प्रयोग में लाए जाते हैं। एक होता है साधारण क्रिया विशेषण, एक होता है संयोजक, और दूसरा होता है अनुबद्ध। अब समझ लें क्या है ये, इनके बारे में छोटी सी जानकारी अगर आप समझ लोगे तो आपको कभी गलती नहीं। क्योंकि इसको इसलिए समझना है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्रिया विशेषण हैं जो मूल रूप से क्रिया विशेषण नहीं, और उनका हम प्रयोग क्रिया विशेषण की तरह करते हैं। देखिए, साधारण क्रिया विशेषण का मतलब जो है ऐसे क्रिया विशेषण जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं, वह किसी और अन्य काम के अपने मूल स्वरूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं साधारण, कोई विशेष नहीं है। जैसे मोहन जल्दी उठता है। मोहन कैसे उठता है? जल्दी उठता है। मीना देर से उठती है। मोहन तेज दौड़ता है, धीरे दौड़ता है। मीना तेज दौड़ती है। मोहन कम खाता है, मीना अधिक खाती है। हो गया। जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्य में किया जाता है उन्हें हम साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं, जो अभी तक आप पढ़ के आए हैं। संयोजक का मतलब क्या होता है? संयोजक का मतलब क्या है, आगे चल के आप समुच्चय बोधक पढ़ोगे। तो समुच्चय बोधक में हम क्या करते हैं? समुच्चय बोधक कौन से होते हैं? जो दो उपवाक्यों को, वाक्यांशों को जोड़ते हैं। जैसे तथा, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, इनके आगे पीछे देखेंगे तो हमेशा हमें 2 क्लॉज मिलेंगे, वो वाक्य मिलते हैं, है ना। और यही आगे चल के वाक्य की संरचना में आपको काम में आएंगे। इसके बाद हम वही पढ़ने वाले हैं, क्रिया विशेषण के बाद समुच्चय बोधक पढ़ेंगे, फिर हम संबंध बोधक पढ़ेंगे। तो समझिए, संयोजक का मतलब यह है कि ऐसे क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ उपवाक्यों को जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ देंगे, है ना, तो उसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे जब तब, यहां वहां, जहां वहां, ठीक है। आपने मुझसे बोला कि सर
जैसा वैसा भी आता है ना। जब जाओगे तब आऊंगा। ध्यान से देखना, जब और तब लगेगा। जब जाओगे तब आऊंगा। मोहन जब जाएगा तब मैं आऊंगा। ठीक है। अब मूल रूप से देखिएगा कि जैसे जैसा और वैसा क्या है, सर्वनाम है। सर जैसा बोलोगे, है ना, या लिखाओगे जो भी है, जैसा बोलोगे वैसा लिखेंगे। क्या करोगे? लिखेंगे। जैसा बोलोगे वैसा लिखेंगे। तो जैसा बोलोगे क्रिया, वैसा लिखेंगे क्रिया। तो अब इसने क्या किया, इन दोनों उपवाक्यों को, वाक्यांशों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, संयोजक का कार्य करना, है ना। जहां तुम बैठे हो वहां मोहन रहता था या मोहन बैठता था। जिस चेयर पे बैठे वहां कौन बैठता था? मोहन। तो इन्हें हम कहते हैं, जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है उसे हम उपवाक्य से होने का मतलब दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर लें, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? संयोजक कहते हैं। अनुबद्ध के बारे में बताएं तो अनुबद्ध के बारे में देखें। अनुबद्ध से क्या मतलब है? अनु धनबद्ध, तो अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे, बद्ध मतलब बधा हुआ। ये ऐसे क्रिया विशेषण होते हैं जो किसी शब्द के पीछे अनु बधे हुए होते हैं और एक अवधारणा को प्रकट करते हैं, और ये विशेष जगह में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे तो, भी, तक, भर, है ना। जैसे मैंने लिखा मोहन के आने की देर है। आपने लिखा मोहन के आने की देर है। अब मैं यहां लिख दूं मोहन के आने भर की देर है। अब मैंने भर लिखा, आने भर की देर है, तो देर है किस चीज की? आने भर की। क्रिया के साथ आपने क्या जोड़ दिया? एक शब्द जोड़ दिया और देरी को बताया। जैसे गलत हुआ, कोई काम गलत हुआ, इसके लिए उदाहरण लिखें, समझिए। जैसे साधारण पढ़ा, अनुबद्ध में देखें, मैंने लिखा यह काम गलत ही हुआ है। अब हुआ है, क्या हुआ है? गलत हुआ है। गलत क्या है? क्रिया विशेषण है, उसके प्रकार के बताए। तो क्या लिखा है? ये तो काम तो कैसा हुआ है? गलत हुआ है। तो आपने क्या जोड़ दिया? ही और तो को जोड़कर क्या कर दिया? बल दे दिया, अवधारणा प्रस्तुत कर दी, क्रिया को बल दिया आपने। क्या कर दिया? क्रिया को बल। जैसे आपके आने, मैंने फोन लगाया, आपने मुझे बर्थडे में बुलाया था, तो मैंने कहा कि चलो मैं जाऊंगा, क्लास ले लूं। तो फोन लगाया मैंने कि बेटा केक कट गया तो मैं आ जाता हूं। तो आपने फोन किया, नहीं सर आपके इसको मैं भर को काट रहा हूं अभी, है ना, आपके आने की देर है ना, मतलब आप आ जाओ फिर हम केक काट लेंगे, कंपलसरी नहीं है। लेकिन आपने जैसे ही इस भर शब्द को लिखा, क्या किया? इस भर शब्द को लिख दिया, आपके आने की देर है और आपके आने भर की देर है। जैसे ही आपने भर एक निपात के रूप में प्रयोग किया और इस शब्द के पीछे जोड़ने के बाद देर शब्द में, क्रिया शब्द में क्या आ गया? बल आ गया, अवधारणा प्रकट हो गई कि अब आप आओगे तभी क्या होगा? हम आपका ही वेट कर रहे हैं। जैसे ही आप आओगे और केक कट जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने भर शब्द लिख लिया, आपके आने भर की देर है। जैसे ही आप आओगे और हम केक काट लेंगे, इसे कहते हैं अवधारणा। तो यहाँ देखिए साधारण क्रिया विशेषण के लिए लिखा है, बेटा जल्दी आओ, अरे सांप कहाँ गया, है ना। साधारण। संयोजक, जहां वहां, जहां पर अभी समुद्र है वहां कभी जंगल था, जहां तुम अभी खड़े हो वहां घर हुआ करता था, जहां तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? संयोजक का काम करते हैं। बड़ी ही आसान है, बिल्कुल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ऐसे छोटे छोटे से प्रश्न पूछ लेते हैं परीक्षा में, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सभी आधारों पर उसे। अब रूप और रचना के दृष्टिकोण से हमें यह समझ में आएगा कि मूल रूप से जो क्रिया विशेषण है और जिनका हमने निर्माण किया है
उनके बारे में हमारी चर्चा हो जाएगी कि जब देखें कि यार ये तो संज्ञा था, ये तो सर्वनाम था, ये तो विशेषण था, और हम प्रयोग क्या कर रहे हैं, क्रिया विशेषण के रूप में, उसी को कहते हैं हम रचना या रूप के आधार पर। मूल रूप से जो है, अर्थात जो मूल रूप से क्रिया विशेषण ही है, जैसे दूर, पास, निकट, अचानक, जल्दी आदि, जो किसी अन्य शब्द या प्रत्यय के योग से नहीं बने होते हैं, मेल से, उन्हें हम मूल क्रिया विशेषण या मौलिक क्रिया विशेषण कहते हैं। यौगिक के नाम से ही है, जो योग से बना हो। किससे बना हो? योग से, किसी न किसी शब्द या प्रत्यय के योग से बना हो, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक। जैसे मन से, दिल से, यहाँ पर, रात भर, है ना, यहाँ पर, रात भर, ऐसे स्थानीय क्रिया विशेषण। ठीक, फिर आता तो, भी, तक, भर आदि। जब ऐसे शब्द जो एक अवधारणा के लिए साथ में व्यक्त करें, और जब स्थानीय विशेषण का मतलब, जैसे चोर पकड़ा हुआ लाया गया, अब समझना, अगर बिना चोर को बिना पकड़े तो लाया नहीं जा सकता, तो हमने क्या बोला? चोर पकड़ा हुआ लाया गया। कैसा लाया गया? चोर पकड़ा हुआ लाया गया। ठीक, लाया गया है। कौन लाया गया है? चोर। कैसे लाया? पकड़ा हुआ। यह मूल रूप में अगर देखा जाए तो स्वयं का वही अर्थ प्रकट कर रहा है, लेकिन क्रिया की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। जैसे मीना उठ भागी। अब भागी क्या है? भागी क्रिया है, और उठ क्या है? उठ भी क्या है? धातु है, लेकिन ये किसके लिए आई? क्रिया, दूसरी क्रिया के लिए। अब बिना उठे तो भागा नहीं जा सकता, लेकिन आकस्मिकता बताने के लिए आपने क्या लगा दिया? उठ भागी, है ना, जैसे गिर पड़ा, इस तरीके से। तो स्थानीय क्रिया विशेषण ऐसे शब्द होते हैं या ऐसा भेद है जो किसी बिना बदलाव के एक विशेष स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ताकि क्या हो? अवधारणा व्यक्त हो सके, उस क्रिया की आकस्मिकता या उसकी विशेषता को बनाए रखने के लिए स्थानीय क्रिया विशेषण का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, यौगिक में थोड़ी सी चर्चा करनी है हमें रूप के आधार पर, इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि योग से हम कैसे बनाते हैं। जैसे संज्ञा से यौगिक क्रिया विशेषण बनाना, जैसे सुबह से हमने क्या बनाया? सवेरे। अब ये संज्ञा है, सांग, अजन्म, क्रमशः, प्रेम पूर्वक। अब प्रेम में आप पूर्वक जोड़ दें, प्रेम एक संज्ञा है। ठीक है, रात भर, मन से, दिल से। जैसे मोहन सवेरे घूमता है, सवेरे संज्ञा है, लेकिन घूमता है कब? सवेरे। तो आपने इसका प्रयोग, संज्ञा का प्रयोग कैसे लगा दिया? क्रिया विशेषण। मीना सवेरे घूमती है, हम सब सवेरे घूमते हैं। आप देखो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है, सूरज शाम को डूबता है। ठीक है, हम लोग क्रमशः आते हैं, क्रमशः जाते हैं। मोहन क्रमशः आता है, क्रमशः जाता है, या क्रम में बैठता है। प्रेम पूर्वक बात करता है, बात करता है क्रिया है, प्रेम पूर्वक। मोहन प्रेम पूर्वक बात करता है, सीता, मीना, गीता, वे सब प्रेम। ठीक है, रात संज्ञा है, और इसमें आपने क्या जोड़ दिया? भर। तो रात और भर को मिलाकर आपने क्या बना लिया? ये विषय। ठीक है, मन से, मोहन मन से पढ़ता है, मीना दिल लगाकर पढ़ती है। तो ये क्या है? आपने संज्ञा से बना लिया। उसी प्रकार से सर्वनाम से यहां, वहां, अब, कब, इतना, उतना, जहां, जिससे, ये शब्द क्या है? मूल रूप से सर्वनाम है। ठीक है, मोहन यहां आया है, मीना वहां गई है, महेश अब जाएगा, मोहन कब आएगा? प्रश्नवाचक के लिए। ठीक है, इतना खाता है, उतना पीता है, जहां जाता है, जिससे बात करता है, जिससे बात करता है। तो आपने क्या किया? सर्वनाम का प्रयोग क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग किया। वहीं विशेषण से हम, ठीक है, जैसे चुपके, पहले, दूसरे, बहुधा, धीरे धीरे। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको, इससे समझिएगा। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, मीना अच्छी लड़की है। ठीक है, मोहन अच्छा लड़का है। वे सब अच्छे लड़के हैं।
अब देखो, मीना अच्छी, मोहन अच्छा, वे सब अच्छे, लड़का लड़की लड़की। अब यह क्या है? विशेषण है। अब यही अच्छा अच्छी क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग होगा और क्या से हो जाएगा? अविकारी। जैसे मीना, राम और वे सब। देखिए, मीना अच्छा लिखती है, अच्छा लिखती है। राम अच्छा लिखता है। वे सब अच्छा लिखते हैं। अब मैंने मीना के लिए भी अच्छा लगाया, राम के बाद भी और वे सब के बाद भी अच्छा लगाया। क्यों जानते हैं? क्योंकि अच्छा क्या है? मीना अच्छी नहीं, अच्छा लिखती है। राम को अच्छा नहीं बोला जाता है, लिखता अच्छा है। वे सब अच्छे हैं नहीं, वे लिखते अच्छा है। तो यह अच्छा शब्द जो है वह एक विशेषण है, लेकिन जैसे ही आपने क्रिया विशेषण के लिए प्रयोग किया वह क्या हो गया? अविकारी हो गया। यही मैं समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूं। आज हमने क्या पढ़ लिया? तीनों आधार पर हमने देख लिया कि रचना, प्रयोग और अर्थ के दृष्टिकोण से क्रिया विशेषण को बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा टॉपिक है। और क्रिया विशेषण जब आपका अच्छा हो जाएगा तो आप पहचान पाओगे कि आप सर्वनाम सर्वनाम के रूप में हैं, संज्ञा संज्ञा के रूप में है, या दूसरा काम कर रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जब हम प्रयोग करते हैं भाषा में या वाक्य बनाने में, जब हम प्रयोग करते हैं तो वह वाक्य की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि वह काम क्या कर रहे हैं। मतलब मूल रूप से संज्ञा शब्द होने के बावजूद वह कई बार क्रिया विशेषण का काम कर लेते हैं। कई सर्वनाम है जो क्रिया विशेषण का काम कर, आगे चल के आप कुछ सर्वनाम ऐसे पढ़ेंगे जो संबंध बोधक का काम करेंगे। उसी प्रकार से हम समुच्चय बोधक भी पढ़ेंगे कि कुछ सर्वनाम है कि जो समुच्चय बोधक का भी काम कर लेते हैं। ठीक है, तो वाक्य की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।